आदाब नाजरीन, मैं शाहिद उमैर मुलाज़ात नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के MCG डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुसूसी प्रोग्राम जहानुमा में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। जहानुमा के ख़ास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल मुद्दों पर। आज के खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं ईरान पर अमेरिका और इजराइल हमलों की। आइए एक नज़र ईरान, अमेरिका और इजराइल के टाइमलाइन पे नज़र डालते हैं। नाजरीन, सालों से दबती आवाज़, माजलूमों पर जुल्म और इंतहाई बेबसी के बाद हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया और फिर उसके बाद इजराइल ने जो किया पूरी दुनिया ने देखा, जिसमें हज़ारों मासूम बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों की मौत हो गई। फिर 13 जून 2025 जब इजराइल ने ईरान पर कोडनेम ऑपरेशन राइजिंग लॉयन लॉन्च किया और हमला शुरू कर दिया। और फिर आता है 28 फरवरी 2026 जब रमज़ान का पाक महीने में अमेरिका ने इजराइल के साथ ईरान पर हमला कर दिया और इस हमले में एक बड़ी आवाज़ शांत हो गई। हम बात कर रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी की। 86 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ रोज़े की हालत में वो शहीद हो गए। खामेनी न सिर्फ ईरान के लिए सुप्रीम लीडर थे, बल्कि पूरी दुनिया में इनकी मानने वाले और जानने वाले लोग थे। खास तौर पर उन्होंने हर वक्त फ़लस्तीन के मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाई है। वह इस हमले ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंटरनेशनल मामलों पर अपनी नज़र रखने वाले बाबर साहब। बाबर, आपका आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में इस्तकबाल है। शुक्रिया शाहिद साहब, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बाबर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे हमले किए और उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी की मौत हो जाती है, सिर्फ उन्हीं की नहीं बल्कि दामाद और बेटी की, तो क्या लग रहा है पूरे ग्लोबल पे और जिस तरीके से अयतुल्ला अली खामेनी की शहादत हुई है तो इसका क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, सुप्रीम लीडर एक मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर थे। वैसे अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी में या धर्म में उनके आप पोप को कत्ल कर दें या फिर हिंदुइज्म में आप उनके शंकराचार्य को कत्ल कर दें तो एक अजीब मैसेज जाएगा। वैसे ही देखें, क्योंकि सुप्रीम लीडर की बहुत जगह मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा पजीराई है, तो एक अच्छा मैसेज नहीं है दुनिया के लिए। खामेनी साहब की मौत के बाद हमने देखा पूरे देश में एहतजाज किया गया। ट्रम्प का भी हमने हालिया में बयान देखा। तो क्या लगता है ये जंग और खींचने वाली है या फिर ख़त्म हो सकती है? देखें, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये जंग खींचेगी। इसमें फ़ायदा ईरान का है, इसलिए कि उसकी जो स्ट्रेटेजी रही ना लॉन्ग टर्म रही है, उनके अंदर सब्र करने की ताकत बहुत रही है। जब से इनकलाब आई है उन्हें सर्वाइव कर रहा वो। अब रहा जो यूएसए और इजराइल, ये इजराइल बहुत छोटा मुल्क है, उनकी आबादी बहुत कम है, 10 गुना कम ईरान के मुकाबले में। और यूएसए के सामने मिड टर्म इलेक्शन है, वो चाहेंगे कि हमारे फौजी इंतकाल भी ना करें, कोई मरे भी ना ईरानी अटैक से, और हम जल्दी इस जंग को ख़त्म कर लें। मगर ईरान चाहता है कि जंग जितनी देर खींचे उतनी ज़्यादा उनकी डॉलर खर्च होना है और वहाँ पे आवाम के खिलाफ मुश्तैल होंगे। बाबर साहब, आपने कहा कि ये जंग खींचेगी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ज़मीनी तौर पर ये खींचेगी या फिर मकामी तौर पर ये और फैलती जाएगी? देखिए, ये दोनों तरफ से खींचना है। बूट्स ऑन ग्राउंड की बात मैं अभी नहीं करूँगा इसलिए, हालांकि अभी रात में हमने बयान देखा, ट्रंप ने कहा कि मैं इसे इनकार नहीं कर रहा हूँ अभी, लेकिन एक बात बताऊँ, अब जो इतने स्ट्राइक्स कर रहे हैं, आपने देखा कि उन्होंने अच्छे खासे ममालिक पर अटैक कर दिया। गल्फ को पूरा लपेट लिया उन्होंने, ईरान ने मिसाइल दाग दिए, यहाँ तक कि साइप्रस पे भी उन्होंने अटैक किया। तो हमें दिख रहा है कि ईरान जो खोने का था खो चुका अपने लीडर, मगर वो किसी चीज़ से नहीं डर रहे हैं। अब उनकी डिफेंस सिस्टम को उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया है, उनके सेक्टर जितने कमांडर्स हैं पूरे उनको फुल अथॉरिटी है कि जब आपको अटैक हो आप बिल्कुल खुलेआम अटैक करो, कोई इनको दिक्कत नहीं है। अब बाबर साहब, अभी आपने कहा कि गल्फ पे उन्होंने अटैक किया, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से ईरान गल्फ कंट्री पे अटैक कर रहा है, तो क्या वो गल्फ कंट्री पे अटैक कर रहा है या फिर वहाँ पे जो अमेरिका के एयरबेस है उस पे अटैक कर रहा है? इस चीज़ को आप थोड़ा अपने दर्शकों को समझाना चाहें। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको बताऊं, ईरान शुरू से कहता है, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं हमेशा मैसेज कन्वे किया ब्रदर कंट्रीज़ को, नाइबर को, कि देखें हम आपकी ज़मीन पर हमला नहीं कर रहे, आपने जो बेसिस दे रखे हैं जहाँ से अमेरिका अपनी
इंटेलिजेंस या फिर दिगर जो सर्विलेंस कर रहे हैं हम वहाँ पे अटैक कर रहे हैं। और ये सच हमने देखा भी है कि जितनी भी अटैक्स हुई, चाहे बहरीन में हो, कुवैत में हो, सऊदी रियाद में हो, या फिर आप कह लें आप ओमान में चले जाएं, जॉर्डन में चले जाएं, सब उनकी बेसिस पे हुई है। आपने भी जिक्र किया, हम बात करना चाहेंगे कि जिस तरीके से ईरान लगातार कहा जा रहा है सिर्फ एक देश नहीं, अमेरिका का भी सामना कर रहा है, इसराइल का भी सामना कर रहा है, तो ईरान की सैन्य शक्ति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको सैन्य शक्ति की बात कर रहा हूँ तो कोई कंपैरिजन नहीं है। यूएस एक सुपर पावर है, वो उनके हाई टेक्नोलॉजी है। ईरान जो भी किया उनकी डोमेस्टिक है, उनके पास मिसाइल और उनकी ड्रोन्स काफ़ी हद तक बेहतर है, आप कंपैरिजन करेंगे तो कोई मुआवजा नहीं, ईरान बहुत पीछे होगा। लेकिन यहाँ पे जो इनकी जो एक बर्तरी हासिल है ईरान को ना, उनके जोग्राफिया और उनके स्ट्रेट हरमुज है ना, उनको एक अच्छा खासा फायदा दे रहा है कि नहीं हम इसे बंद कर देंगे और यूरोप में खास करके एनर्जी और तेल का एक बहरान ला सकते हैं। आप बार बार ट्रंप का जिक्र कर रहे हैं, अमेरिका का जिक्र कर रहे हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अमेरिका में हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव खत्म हुए, ट्रंप का एक अहम एजेंडा रहा कि हम कहीं पे भी वॉर यानी युद्ध नहीं चाहते, शांति चाहते। फिर इन सभी के बीच अमेरिका का इस तरीके से आना, डोनाल्ड ट्रंप का इतना बयानबाजी करना, तो क्या लग रहा है अमेरिका का क्या स्टैंड है या फिर ट्रंप क्या चाहते हैं? देखिए, ये अपनी अच्छी बात की, उनकी पॉलिसी रही कि वो हमेशा इसी नैरेटिव को सपोर्ट करता है कि हम जंग नहीं करेंगे, मगर फैक्टर ये नहीं है, उसके पीछे एक है नेतन्याहू। उनकी इतनी लॉबी पकड़ है ना यूएसए में जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। अब देख, उन्होंने कहा जंग नहीं करेंगे, मगर सबसे पहले B-2 बॉम्बर इस्तेमाल कर लिया उन्होंने ईरान के ऊपर, इसलिए 12 दिन के वार में, जो कुछ महीने पहले हुए। फिर अभी जो जंग शुरू हुआ, ये ऐसा नहीं, जैसा कि आप मार्को रूबियो की इंटरव्यू देख रहे रात का, उन्होंने कहा कि हमने शुरू नहीं किया था, हमें लाया गया है। तो वही बात है, चाहते नहीं थे मगर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है। अब तक के सबसे कॉम्प्रोमाइज प्रेसिडेंट है यूएसए के, मेरे ख्याल से। आपने मार्को रूबियो की बात की, कई अभी ऐसे देश हैं जो खुलकर या तो ईरान का समर्थन कर रहे हैं या फिर इजराइल या अमेरिका का। तो क्या लगता है कि जो देश अभी खुलकर सामने नहीं है, उनकी क्या पॉलिसी है और किस वो अपनी, क्या वो भी जीरो पॉलिटिक्स कर रहे हैं या फिर क्या उनका अगला रोड मैप है? देखिए, हर जगह की कंडीशन अलग होती है। यूरोप तो इसराइल के साथ ही रहना है। हमेशा याद रखें, यूरोप कभी नहीं चाहेगा कि इसराइल पर अटैक हो और इसराइली फिर माइग्रेट कर जाए आपका यूरोप। वो निकाले बड़ी मुश्किल से इस चीज़ को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। अब सपोर्ट करना ना करना अलग मैटर है। आप देखें, पूरी वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, आप साइप्रस में देखें, वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी है, फिर आप दिगर गल्फ कंट्रीज़ में देखें, वहाँ फ्रांस की बेसेस हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम डिफेंस में हैं। इस बात को कौन श्योर करे कि वो अटैक में भी शामिल नहीं है? कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस शेयर तो हो रहा है उनके साथ ज़रूर। अभी हमने देखा कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर कैसे अटैक किया, ईरान पे कहा जा रहा था कि सत्ता परिवर्तन की बात हो रही है, तो क्या ईरान पे खामेनी टारगेट थे, सत्ता परिवर्तन था, या फिर ईरान की जो पेट्रोलियम सिस्टम है उसको अमेरिका अपने कब्जे में लेना चाहता है और सारा ये खेल उसी के पीछे का है? क्योंकि लगातार ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही थी और ये हमारा रिपोर्ट नहीं, खुद अधिकारी बता रहे कि बातचीत के दौरान ही ईरान पे अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया है। देखिए, जो सबसे बुरी चीज़ हम इस दुनिया में देखने लेना, ये तो जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप आके इस वर्ल्ड ऑर्डर को जिस तरह चीथड़े बिखार दिए उन्होंने। मैं आपको बताऊं, ये पहली बार देख रहा हूं कि पता नहीं कौन सी एक सिस्टम लाए उन्होंने या फिर पॉलिसीज, कि आप जब मजाकरात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसी बीच अटैक करना, ये बहुत धोखाधड़ी है। शायद ऐसा चंगेज खान भी ना करे। बाबर साहब, इस पूरे अगर हम वॉर की बात करें तो हमने देखा किस तरीके से नौजवान का एक तबका है जो सोशल मीडिया पे तमाम तरीके के पोस्ट करना, शेयर करना वो लगा हुआ है। तो इस पूरे वॉर में आप नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखे, मैं नौजवानों को यही कहूँगा कि वॉर में 3 चीज़ें होती है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन एंड फॉग ऑफ वॉर। इन चीज़ों से बचे। जो चीज़ें वेरीफाइड है उन्हें शेयर करें, इसलिए कि जिस तरह की आजकल AI जनरेटेड इमेजेस आ रही हैं, आप वेरीफाइड नहीं करेंगे, आप मिसलीड हो सकते हैं। और खासकर स्टूडेंट को चाहिए, आप कोई नैरेटिव पे ना जाए, आप फैक्ट चेक पे जाएं कि क्या हकीकत है। हम हिंदुस्तान में कहते हैं ना, सत्य में जयते। आप हक और सच का साथ दें, आप जहाँ भी रहे। आप कोई धर्म, कोई मजहब, कोई रंग, कलर किसी चीज़ पे ना जाए, जो सच है उस पे जाइए। उम्मीद है कि सच की जीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाबर साहब, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया। फिर हम आपसे ऐसे ही रब्ता करने की कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बाबर साहब। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जैसे कि नाजरीन, हमने देखा कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे हमले किए। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए तबातोड़ अमेरिका और इजराइल पे हमले किए और उनके एयरबेस जो दूसरे देशों में मौजूद है वहां पर लगातार इन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए उनको जवाब दिया। वही आपको बता दें कि जिस तरीके से खाड़ी देशों में ईरान ने हमला किया,
एक अलग तरीके से मीडिया में नैरेटिव भरने की कोशिश की गई कि ईरान ने अपने ही मुस्लिम देशों पे हमले करने शुरू कर दिए। लेकिन आपको बता दें कि ईरान ने उन्हीं जगहों पे हमला किया जहां पे अमेरिका का एयरबेस मौजूद था। नाजरीन, स्टेट ऑफ हार्मोन्स के बंद होने की वजह से और जिस तरीके से यूरोपीय में ठंडी पड़ रही है, यकीनन सभी यही चाहेंगे कि ये वॉर जल्द से जल्द खत्म हो जाए। तो नाजरीन, ये था हमारा खास प्रोग्राम जहानुमा। इसी के साथ हम अगले इंटरनेशनल मुद्दों पे अगले किस्त लाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको भी इससे जुड़े कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए आप बने रहिए मानू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। शुक्रिया।